So good afternoon to all the dearest one. In the previous class हम लोग ने सॉलिड स्टेट फिनिश कर लिया था और हम लोग ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट भी कर लिए थे। तो आज हम अपनी जर्नी उसी क्वेश्चंस के कंटिन्यूएशन में आगे करेंगे। ये सेशन एक आज और एक आध और होना चाहिए ताकि आपको सॉलिड स्टेट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं और आप उनको अच्छी तरह अपना मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी तरह उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो इस कोर्स से मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर अमीना फ्रॉम DSE टीम, लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी इन सॉलिड स्टेट। तो अपन पिछली क्लास में आपने देखा था कि अपन ने नियरली 6 क्वेश्चन शायद कर लिए थे। ये मैं ज़रा सा दिखा देती हूँ आपको कि ये हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटिसेस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आज जो हमारा क्वेश्चन आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं क्योंकि उसी कंटिन्यूशन में अपन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो हमसे कह रहा है एक्सप्लेन, हमें बता रहा है एक्सप्लेन, क्या हमें एक्सप्लेन करना है। ए और बी है इसमें। ए है द बेसिक ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, द बेसिस ऑफ similarities and differences between metallic and ionic crystals, between metallic and ionic crystals, है ना। अपन ने पूरे शुरू में ये चैप्टर का कंक्लूजन है क्योंकि अपन का चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अपन पहले लेंगे सिमिलरिटीज़ किस किस के बीच में, आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। तो पहले अपन रिकॉल कर रहे हैं सिमिलरिटीज़, आयोनिक और मेटालिक क्रिस्टल की सिमिलरिटीज़ पहले देख रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि आयोनिक हो या भले मेटालिक क्रिस्टल हो, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो पहला पॉइंट हम लेंगे इसके अंदर, इन बोथ आयोनिक एंड मेटालिक क्रिस्टल्स, in both ionic and metallic crystals, electrostatic force of attraction are there. Electrostatic forces of attraction are there, है ना, दोनों में are there। फ़र्क ज़रा सा क्या है कि हैं सेम, लेकिन जैसे आयोनिक क्रिस्टल में वो कैटायन और एनायन के बीच में है और मेटालिक क्रिस्टल में वो कर्नल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है। ठीक है, तो इन बोथ आयोनिक एंड मेटालिक क्रिस्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर देयर। इन आयोनिक क्रिस्टल में हम बताएंगे कि इन आयोनिक क्रिस्टल इट इज़ between the cation and anion, it is between the cation and the anion, है ना, वो दोनों कैटायन और एनायन के बीच में है। while in metallic crystal के अंदर, while in metallic crystal it is between the kernels and वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये भी आपका ये मतलब सिमिलरिटी हुई। क्या सिमिलरिटी इसमें दिखाई गई कि बोथ ऑफ देम, इन बोथ वी हैव विच टाइप ऑफ फोर्सेस, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इन बोथ ऑफ देम वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी इन बोथ ऑफ देम, है ना। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि दोनों के अंदर ना इन बोथ केसेस बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। मतलब डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जो हमें देता है शेप। तो इन बोथ ऑफ देम द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं, इन बोथ ऑफ देम, है ना, इन बोथ ऑफ देम द बॉन्ड इज अनडायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल बॉन्ड वो होता है जो शेप देता है। तो मेटेलिक कंपाउंड के भी कोई शेप नहीं होते, मेटल्स के भी, और ना कोई आयोनिक कंपाउंड के शेप होते ना। तो इन बोथ ऑफ देम द बॉन्ड इज
नॉन डायरेक्शनल, दोनों में बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो सिमिलरिटी वाला हो गया। अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम लेंगे यहाँ पर साइड हेडिंग हमारी डलेगी अब डिफरेंसेस, है ना। तो नाउ व्हाट वी विल बी राइटिंग 2 डिफरेंसेस। तो अब हम ले रहे हैं डिफरेंसेस। ओके, तो डिफरेंसेस में हम जो लेंगे, तो डिफरेंसेस में भी आपको ध्यान में रखना है डिफरेंसेस में कि पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है कि आयोनिक क्रिस्टल्स में आयन जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए ना, लेकिन वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कब नहीं होते, सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट फ्री, so they will not be conducting electricity in solid state, while metals के अंदर आयंस हमेशा फ्री होते हैं, they can conduct electricity even in solid state। तो ये एक डिफरेंस बहुत अच्छा है। तो इन आयोनिक सॉलिड अपन पहला डिफरेंस कह सकते हैं, इन आयोनिक सॉलिड the ions are not free in solid state, the ions are not free in solid state, hence they do not conduct electricity in solid state। solid state में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वाइल जबकि इन मेटल्स, है ना, वाइल इन मेटल्स the electrons are free to move, so they can conduct electricity in solid state। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है जो दोनों के बीच में है। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। मेटालिक बॉन्ड वीक या स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है काय पे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे और कर्नल्स उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपन दे सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वाइल मेटालिक बॉन्ड जो है मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना, मे बी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या वीक भी हो सकता है। तो मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक वो डिपेंड करता है। ऐसे ही आयोनिक क्रिस्टल हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अपोजिटली चार्ज आयंस में, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं क्योंकि ब्रिटल होते हैं वो, सॉरी, आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अपोजिटली चार्ज आयंस में, और वो ब्रिटल होते हैं क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि मेटल जो है वो ब्रिटल नहीं होते, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, है ना। तो ये कि अदरवाइज 2 डिफरेंसेज आर इनफ, 2 सिमिलरिटी हो गई, 2 डिफरेंसेज हो गए अपने। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। अब हम आ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 को लेके। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग लेने वाले हैं एक न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। सिल्वर crystallizes in FCC लैटिस। ठीक है, सिल्वर क्रिस्टल बना रही है काय में, FCC लैटिस में बना रही है वो क्रिस्टल। if the edge length of the cell अगर सेल की एज लेंथ इज 4.0
77 into 10 to power minus 8 centimeter and density equal to 10 to power 5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. Calculate the atomic mass of Ag. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि सिल्वर का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो FCC लैटिस में है। तो हमारा आंसर में हम जो जो चीज़ें हमें समझ में आना शुरू होती हैं वो हमें लिखना चाहिए फ़ौरन। क्या मतलब, जैसे आपको समझ में आ रहा है FCC यानी Z इक्वल टू 4, Z इक्वल टू 4 किसके लिए है? FCC के लिए। ये सब बच्चे जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एज लेंथ का मतलब क्या होता है? ए हमारा दिया हुआ है 4.077 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। बट हमें टेंशन नहीं लेना है, कोई यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेंसिटी भी हमारी सेंटीमीटर में ही दी हुई है। और हमसे मांगा है एटॉमिक मास यानी m मान लो। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला डेंसिटी का बोलता है कि Z इंटू एम अपॉन NA इंटू ए क्यूब। आप हमेशा पहला एक्चुअल फॉर्मूला ज़रूर लिखा करिए, उससे फिर फार्मूला जो चीज़ मांगी है उसका अलग लिख लिया करिए। तो हमसे क्या मांगा है? एटॉमिक मास। तो अब हम m को अलग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा D इंटू NA इंटू ए क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाई Z। तो ये हमारा मोलार मास है। अब हम जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डेंसिटी हमारी 10.5 है। अब वो गैड्रो नंबर हमारा 6 इंटू 10 टू पावर 23 है। ए हमारा जो है वो है 4 का क्यूब, है ना, इंटू 10 टू पावर माइनस 8 का मतलब 24 हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाई Z जो हमारा है वो है 4। तो इस तरह से क्या है कि सिल्वर का एटॉमिक मास हम सब वैसे भी जानते हैं, तो अगर हमारे एग्जाम में आता भी है तो हम इतना टेंशन नहीं लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि 1.107.09 होता है इसका। और मोलिकुलर मास मांगा है तो आपको मैंने बताया था कि ग्राम पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खाली ग्राम लिखा है तो आपको हाफ नंबर आपका कटेगा 100%। या तो अगर भूल रहे हैं आप ग्राम पर मोल में, आपको ज़रा भी डाउट है तो और करके आप 107.09 यू लिख दें। अगर आप यू लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप अकेला ग्राम लिखेंगे तो आपका नंबर बिला वजह आपका नंबर कट जाएगा और आपको अफसोस रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप देख रहे हैं तो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ओनली ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. So now we are solving question number 9. So when we solve question number 9, ये कह रहा है हमसे a cubic solid है is made up of two elements, is made up of two elements, दो एलिमेंट से एक क्यूबिक सॉलिड बन रहा है, टू एलिमेंट्स P एंड Q। ठीक है, तो एक क्यूबिक सॉलिड है जो दो एलिमेंट से बन रहा है P और Q से। एटम्स Q के जो एटम्स हैं, एटम्स Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, है ना। तो जो एटम Q हैं वो कहाँ हैं? वो क्यूब के कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं। एंड एटम्स P एट बॉडी सेंटर, है ना, एंड एटम्स P एट बॉडी सेंटर। ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह के आते रहते हैं। What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? पहले पूछ रहा है कि फॉर्मूला बताइए आप कंपाउंड का, और एक चीज़ और इसमें पूछी जा रही है, एक तो फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, एंड व्हाट आर, क्या क्या हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। तो
तो आप जल्दी से लिख लें इस क्वेश्चन को और एक दफ़ा देख लें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले देख लें आप एक दफ़ा इसको, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सब लोग साथ मिलके फटाफट करते हैं। तो चेक द क्वेश्चन वेल। अगर कह रहा है क्यूबिक सॉलिड है जो उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, पी और क्यू एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। क्यू जो है वो कॉर्नर्स पे हैं क्यूब के, तो क्यू जो है हमारे वो कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं और जो हमारा पी है यानी पी एटम जो है वो बॉडी सेंटर में बैठा है। तो क्यू एटम जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, कॉर्नर्स कितने हैं आपके 8, तो 8 इंटू 1/8 यानी 1 ही है, और जो बॉडी सेंटर पे बैठता है वो पूरा पूरा 1 ही शेयर करता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इसको पूरा एक्सप्लेनेशन से सॉल्व करेंगे। आंसर 9 हम कहेंगे एटम्स क्यू आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, है ना। एटम्स क्यू आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स मीन्स 8 एटम्स इंटू ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 तो इक्वल टू 1। ठीक है, अब कह रहा है एटम्स पी एट बॉडी सेंटर, एटम्स पी आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब ये हुआ कि एक ही एटम है, तो इक्वल टू मीन्स 1, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। अब पी भी एक है और क्यू भी एक है, तो अपन क्या कहेंगे, द फॉर्मूला इज पी क्यू, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा आ रहा है पी और क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। तो ये तो आपका 1:1 का रेशियो है, तो ये फॉर्मूला आ गया। फिर आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए बहुत आसान है, जो एटम आपका बॉडी सेंटर में बैठा है उसके आसपास 8 एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर होते हैं। और जो कॉर्नर वाला है वो कॉर्नर वाला का भी 8 ही है कि एक बॉडी सेंटर और 7 और, तो मतलब दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। तो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नियरेस्ट नेबर ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P इक्वल टू 8 एंड ऑफ Q इक्वल टू 8, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एक न्यूमेरिकल है, इसका फिजिकल का चैप्टर है तो न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। नियोबियम एक मेटल है हमारा, नियोबियम होता है वो। तो कह रहे हैं कि नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC। नियोबियम काय में क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन BCC के अंदर वो क्रिस्टलाइजेशन करता है। इफ डेंसिटी इक्वल टू 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम if atomic mass of niobium equal to 93 U। A good question, you can put star in this, a good question। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, आ चुका है। क्या कह रहा है, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC का मतलब ही समझ में आ गया कि Z हमारा जो है वो है हमारा 2, है ना। तो Z तो हमारा 2 हो गया। अगर डेंसिटी कह रहे हैं उसकी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे M मांगा है, नहीं आपसे एटॉमिक रेडियस मांगा है। M तो आपका 93U है और आपसे रेडियस मांगा है। अब आपने जो अपन ने डेरिवेशंस करे थे पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने वाले, उसमें आपको याद है मैंने बहुत से फॉर्मूलाज याद करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि FCC में A इक्वल टू 2√2R होता है, BCC में R होता है इक्वल टू √3A/4। तो R मांगा है √3A/4। पहला 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहले स्टेप में हम एज लेंथ निकालेंगे
डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, उस एज लेंथ जब निकल जाएगी तो रेडियस वाले फॉर्मूले में डालेंगे BCC के, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो कि कहता है Z इंटू M अपॉन NA इंटू ए क्यूब। ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला लग गया, Z इंटू M अपॉन NA इंटू ए क्यूब वाला। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें निकालना है A, तो ए क्यूब को मैं अलग ले लूँगी, तो ए क्यूब हो जाएगा मेरा Z इंटू M अपॉन D इंटू NA। दिस मीन्स दैट ए क्यूब इक्वल टू Z2 है, एटॉमिक मास 93 है ना, डेंसिटी मेरी 8.55 है, और एवोगैड्रो नंबर मुझे आता है, दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर 23। जब ये सब मैं डिवाइड करूँगी, ये सब करूँगी मैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, ए क्यूब का आंसर है मेरा 3.61 इंटू 10 टू पावर 7। इसको मैं ज़रा सा आसान करने के लिए 36 लिख सकती हूँ। अगर मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट करा तो पावर 1 मेरा कम हो जाएगा, ये हो गया। तो अब मैं जब लिखूंगी इसका मतलब ए अकेला लूँगी, तो ए निकालना मेरा अंडर क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो क्यूबिक रूट निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे, क्योंकि वो नियरली आ जाएगा, क्योंकि जैसे क्यूबिक रूट अगर आप 4 का लेंगे और 3 का, तो बीच का आ रहा है उनका, तो मतलब ये 3.3 के करीब आ रहा है अपना, तो इसका आंसर आएगा 3.3, और इसका क्यूबिक रूट 10 टू पावर 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका मतलब सेंटीमीटर में आपने, ये आपका पिकोमीटर में निकाला है इन लोगों ने, पिकोमीटर में 10 टू पावर 2 पिकोमीटर में दिया है, तो अपन इसको पिकोमीटर में भी ले सकते हैं, वरना आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है उसमें ना। तो आप किसी भी चीज़ में उसको ले सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस, बट मैंने एक मतलब इसको पिकोमीटर में लिया है भी। तो ये पिकोमीटर में हो गया आपका एज लेंथ। आपको पता है कि एक पिकोमीटर में 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें रेडियस निकालना है, तो R इक्वल टू रूट, और आप सेंटीमीटर में चाहें तो वो भी कर सकते हैं, √3a/4। अब हमारा आंसर जब √3 आपको पता है कि 1.7 कुछ होता है, इंटू एज लेंथ आपने निकाली 3.3 इंटू 10 टू पावर 2, और ये फिर आपने डिवाइड कर दिया 4 से, तो आपके पास रेडियस आ रहा है 143.1 पिकोमीटर। पिकोमीटर इसमें इसलिए निकाला जाता है कभी कभी, क्योंकि पिकोमीटर से में कभी आंसर पूछा जा सकता है, या 4 ऑप्शन है तो पिकोमीटर में, तो आपको सब रिलेशन आपको बताए जा चुके हैं कि एक पिकोमीटर में 10 टू पावर -12 मीटर होता है, एक पिकोमीटर में 10 टू पावर -10 मीटर होता है। तो ऑल द रिलेशन यू नो इट वेरी वेल, तो फॉर यू इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत ही अजीब सा, मतलब वो क्वेश्चन अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे पास है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो हमें नहीं दिए हैं लेकिन एक्सरसाइज में है, तो मतलब वो हमारे कोर्स में ही माने जाते हैं। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि आपको लिखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये आपने पढ़ा नहीं है, बट वो क्वेश्चन अपने कोर्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा जा रहा है, इफ द radius of the octahedral void is r, small r, and the radius of the atoms in the close packing equal to capital R, drive relation between small r एंड कैपिटल R। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि हमें इसलिए अभी मतलब नहीं आ पाएगा बगैर जब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये अपन ने जब पढ़ाया तो था नहीं, क्योंकि अंदर NCERT के पेजेस में कहीं नहीं, बट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप सबने पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है
जो कि एजेस पे बैठे रहते हैं और बॉडी सेंटर पे। अगर रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्मॉल आर दे दिया है ना, और एटम जो क्लोज पैकिंग में है, जो स्फेयर्स हैं, उनका कैपिटल आर दे दिया, तो कह रहा है एक रिलेशन निकालिए आप स्मॉल आर में और कैपिटल आर में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ अपन पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। हम मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताएंगे जो कि स्फेयर के बीच में है। तो अभी मैं बना के देखती हूँ, बन जाए अच्छा थोड़ा। ये स्फेयर जो हैं अपनी, ये स्फेयर्स हैं आपकी, इसके बीच में अपन पहले एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डाल देते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बैठा हुआ है स्फेयर्स के बीच में, ठीक है। एक मिनट, ज़रा सा एक मिनट रुक जाइए। हमको स्फेयर्स बताना है कि टचिंग कर रही हैं एक को एक। स्फेयर शुड बी टचिंग ईच अदर। एक मिनट। तो ये आपका ये इस तरह से बनेगा, ये बना। और अब हम जो है आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं बीच में। ये हमारी स्फेयर्स हैं, ये सब बराबरी की हैं, छोटी थोड़ी छोटी बन गई, कोई बात नहीं। और ये हमारा जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ से अगर अपन ले रहे हैं, ये जैसे हमारा पॉइंट बी है मान के चलो, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये जो हमारा स्फेयर का पॉइंट हमने ले लिया सी ले लिया, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा है, ये तो ये बड़ा आर है। किसका बड़ा आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फेयर, है ना। और यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है बीच में, ये जैसे पॉइंट ए है मेरा, सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, तो ये यहाँ भी जुड़ेगा ऐसे करके, और ये यहाँ भी जुड़ेगा ऐसे करके। तो ये जो वॉइड है, इसका जो आर है ये स्मॉल आर आ गया, ये स्मॉल आर आ गया, और यहाँ से जो आर है ये कैपिटल आर आ गया, ये कैपिटल आर आ गया। समझ आ रही है आपको? तो ये जो स्फेयर का आर है वो कैपिटल आर है, और ये जो अंदर से बनी है एक छोटी सी वॉइड बीच में, ये जो है स्मॉल आर है, यानी रेडियस, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम कहेंगे ऐसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो बी सी स्क्वायर है आपको, वो आपको दिख रहा होगा, इक्वल टू क्या दिख रहा है, ए बी स्क्वायर, है ना। ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी जो स्क्वायर है, इस पे ऊपर बड़े आर दो है ना, दो रेडियस हैं, दो स्क्वायर हैं, उनके दो रेडियस हैं, तो बी सी स्क्वायर में आपका देखेंगे 2r का स्क्वायर है ना। ए बी जो है आपका क्या दिख रहा है, बड़ा आर प्लस छोटा आर, ए बी आपको बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये इसका स्क्वायर। और ए सी जो आपको दिख रहा है वो भी बड़ा आर प्लस छोटा आर, उसका स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से ये आपके दो इक्वेशन हो गए। अब हम इसके अंदर इन दोनों को हम यूँ नहीं ले सकते, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर को अपन ऐसे लिख दें, 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर, 1 + 1 2। तो यह आपका हो गया स्टेप नंबर 3। इसमें आप यूँ भी इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं मॉडिफाई, कि 2r स्क्वायर, है ना, अपॉन 2, है ना, इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये 2 से जब कटेगा तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना, 4r स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब ये 2 से 2 कटा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब ये 2 का अगर आप अंडर रूट ले लें, इसको अगर आप ऐसा ले लें, अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर। मतलब ये मैथमेटिकल स्टेप अपने आप चलते जा रहे हैं, है ना, अपन कुछ कर नहीं रहे हैं उनका, ये अपने आप चल रहा है। अगर पूरे का स्क्वायर लेंगे तो इसको अंडर रूट कर दो, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 4 यानी 2 आ जाएगा, तो इसको ऐसा ले लिए।
तो मतलब कोई भी स्टेप ऐसा नहीं कर रही मैं जो समझ नहीं आ रहा है। मैथमेटिकल इतना मैथ्स हर बच्चे को आता है जो यहाँ बैठे हुआ है। अब अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें तो ये यूँ हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2r इक्वल टू r प्लस r। सही, तो इक्वेशन नंबर 8। अब अगर हम इसमें r अलग कर लें तो r क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2r माइनस r, यानी ये हो जाएगा, r को आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ 2 अपन सब जानते हैं 1.414 होता है माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा 1.414 से माइनस 1 करोगे तो 0.414 का r, यानी r इक्वल टू ये। दिस इज अ रिलेशन, ये से याद भी कर सकते हैं, बढ़िया डेरिवेशन है कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ द स्फेयर। बड़ा आर रेडियस ऑफ द स्फेयर और छोटा आर आपका रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको ये दिखा सामने कि ये अपन ने बढ़िया डेरिवेशन करा है अभी, और ये अंदर नहीं था लेकिन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल 101% आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। एंड आप, आई होप कि आपको समझ में आया है। जल्दी से आप इसे कंप्लीट कर लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, तो ये आपका हो चुका है, हो गया। अब हम आ रहे हैं, हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं अभी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेज in FCC lattice with edge length equal to 3.61 into 10 to power minus 8 centimeter. Show that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कह रहा है कॉपर को क्रिस्टलाइज करा, FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज कर दिया है, एज लेंथ आपको A दे दिया है, कह रहा है डेंसिटी जो आप निकालोगे वो इसके बराबर एग्रीमेंट में होना चाहिए, तो नियरली वो एग्रीमेंट के आसपास ही होती है, जैसे 8.92 है तो 8.967 कुछ भी हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये हमारा आंसर 12 है। Z आपका 4 है क्योंकि वो FCC लैटिस में है ना, और आपको डेंसिटी निकालना है, तो आप बिल्कुल, और ये डेंसिटी भी जो मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है, और आपका एज लेंथ भी सेंटीमीटर में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप D लगाओगे इक्वल टू Z इंटू M अपॉन NA इंटू A क्यूब, है ना, तो हमें Z के बदले 4 लेना है। कॉपर का एटॉमिक मास वो दे देगा आपको एग्जाम में, मैं अभी दे देती हूँ, 63.5 है। Na आपका 6 इंटू 10 टू पावर 23 है, और एज लेंथ जो आपकी है वो है 3.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, और यहाँ पर ये क्यूब, तो ये आपका बहुत आसानी से आ जाएगा, जबकि आपका आ रहा है 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब अपन ये कहेंगे कि द वैल्यू इज़ वेरी क्लोज विद द मेजर्ड वैल्यू, तो ये आप एक लाइन लिख सकते हैं, द वैल्यू इज़ वेरी क्लोज विद द मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब आज हम इतना ही कर लेते हैं, एक नेक्स्ट लेसन हमें मिलेगा जो कि हमारा आखिरी लेसन होएगा सॉलिड स्टेट का, एक सिर्फ लेक्चर बचा है, उसमें अपन थोड़े से
NCERT के जो कंप्लीट करना है वो करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर आप ले सकते हैं तो वो ले लेंगे, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि लास्ट ईयर कट गया था बट इस साल फिर आ गया है। तो आई होप कि आप लोग सब हमारे साथ जर्नी में जुड़े रहेंगे और करते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। फ्रॉम DSE टीम, डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री। आई होप कि आप सब लोग अच्छे रहें, स्टे हेल्दी एंड सेफ।